नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है ये। तो इसमें भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन हैं और तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। 20-25 क्वेश्चन ऐसे डेली आपको मिलेंगे। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सारे क्वेश्चन जो हैं पीसीएस वगैरह में पूछे क्वेश्चन हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 50 क्वेश्चन तक तो मैं आप सभी को करवा चुका हूँ एक दो वीडियो में। तो 51 से स्टार्ट है यहाँ पर, 51 से 70 क्वेश्चन तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जाती कितने दिनों तक। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 14 दिनों तक। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 109 जो होता है, 109 का फर्स्ट, वो धन विधेयक के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक जब लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है उसके पश्चात ये राज्यसभा को भेजा जाता है उसकी सिफारिशों के लिए। अगर राज्यसभा इस पर 14 दिनों के अंदर इसको पारित नहीं करती है तो उसके बाद जो धन विधेयक होता है वो स्वयं पारित मान लिया जाता है। यही कंडीशन जो राष्ट्रपति के साथ भी होती है। राष्ट्रपति के पास भी बिल भेजा जाता है, अगर राष्ट्रपति उसको 14 दिनों के अंदर मंजूरी नहीं देता है या रोक कर रखता है तो उसके बाद उसको पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन और इसका आर्टिकल याद रखना है आपको 109 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट के अंतर्गत प्रस्तावित पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसमें राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अनुच्छेद जो 249 फर्स्ट है, इसके तहत राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो संकल्प में विनिर्दिष्ट है यानी कि है विधि द्वारा बनाए, तो जब वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस समय के संबंध में भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सरकारी आयोग किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य, ठीक है, इनके संबंधों के लिए स्थापित किया गया था। इनकी शक्तियों के वितरण के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो 1987 को प्रस्तुत की थी। तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए स्थापित किया गया था ये। अगला क्वेश्चन है द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज राज्य वित्त आयोग कैसा है। एक विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो संवैधानिक संस्था होता है। संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग को ये अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। तो राज्यपाल जो है गठन करता है राज्य वित्त आयोग का, ये भी याद रखना है आपको। इसका आर्टिकल याद रखना है 243I। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 253। डी आंसर इसमें से हो जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी देश या अन्य देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निकाय के लिए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त की गई है। और इसके अनुसार जो है संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। वो कैसा विधेयक पारित होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगर एक नए राज्य का गठन करना है तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा उसको पारित होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि जो नए राज्य के गठन से संबंध हो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। तो भाग 1 में दिया गया है नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो होता है भारत का महान्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका आर्टिकल होता है 76, ठीक है, 76(4) के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और उसके प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? मतलब किसी जाति को उसको अगर अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करना है तो इसकी शक्ति किसके पास होती है? शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुच्छेद 341 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में उसको शामिल कर सकता है। यह राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, लेकिन उसको उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलाना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका आर्टिकल क्या है? तो इसका आर्टिकल है 148। ठीक है, तो इसको पहले से मिला देंगे। वित्त आयोग, इसका आर्टिकल होता है 280, दूसरे को दूसरे मिला देंगे। प्रशासनिक अधिकरण, इसका आर्टिकल होता है 323। ठीक है, तो इसको मिला देंगे तीसरे से। और संघ लोक सेवा आयोग, इसका आयोग होता है 315। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे हम, सारे मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल पूछा गया यहाँ पर। तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल होता है 324, कई बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान की 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इनके संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण जो होता है वो निर्वाचन आयोग के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसमें लागू नहीं होता है। 23वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की संवैधानिक बाध्यता में छूट प्रदान की गई है। इस संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम में धारा 3A जोड़ी गई है। ठीक है, धारा 3A जोड़ी गई है, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश को राज्य में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उक्त संवैधानिक छूट प्रदान की गई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, इसलिए वहाँ पर छूट प्रदान की गई, वहाँ पर आरक्षण ना दिया जाए पंचायती राज में।
पंचायती चुनाव में। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243C के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनका आर्टिकल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं ये भाग 9 में। अभी मैंने बताया था भाग 9 में आर्टिकल 243 है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो किस लिए अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था? तो ये अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी के साथ शासन के निचले स्तर पर जवाबदेही के विस्तार के मूल उद्देश्यों के साथ पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो 2 स्तर की है, एक तो 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था, एक 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। लोग अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की बात की, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR मेहता, बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बलवंत राय मेहता की 3 स्तरीय थी, अशोक मेहता की 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था थी। इनकी सिफारिशें जब लागू हुई के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ किया था। तो भी याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को। निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो जिला योजना में किसको सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ये 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आर्टिकल है 243 ZJ के अनुसार सरकारी समिति के निदेशक मंडल की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इसमें पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो इन्होंने स्पष्ट किया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया। इस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भी भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसका उद्देश्य नहीं है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। ठीक है, बाकी सारे हैं उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुदृढ़ीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन और फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार करना। तो ये सारे ही हैं, लेकिन तीसरा वाला नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग निम्नलिखित में से अध्यक्ष कौन थे 14वें वित्त आयोग के? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। 14वां वित्त आयोग जो था वो 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार को सौंपी थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा YV रेड्डी। आज का आपका क्वेश्चन है कि आप बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
ठीक है। तो ये 20-20 क्वेश्चन करके आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होगा और आपके जो है मतलब भी हल होता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग लाइन। थैंक यू।